कि जब हम ये बात करते हैं तो बताया जाने लगता है कि ओबीसी केवल धर्म की तरफ देखता है। देखिए, हर किसी व्यक्ति को हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व चाहिए, पार्टियों के भीतर भी चाहिए। जैसे एक नाई समाज का व्यक्ति जब किसी मंच की तरफ देखता है तो टॉर्च लगा करके अपना व्यक्ति ढूंढता है, तो आपको उस व्यक्ति को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो उनके जो धार्मिक एजेंडे की काट हर वर्ग को हिस्सेदारी देने में ही छुपी हुई है और 2022 में ऐसे ही वापस आया जा सकता है। तो 2022 के लिए कमर कस ली है? बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। 2022 बीजेपी को रोकने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, बीजेपी को रोकने के लिए या मायावती की वोट काटने के लिए? मेरे साथ जिस खास व्यक्ति को आप देख रहे हैं, किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है, नीरज पटेल मेरे साथ हैं। नेशनल जनमत के नाम से वेब पोर्टल चैनल चलाते हैं। नीरज, जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हैं और खासकर ओबीसी समुदाय से आने के बावजूद ओबीसी समाज के लिए खुलकर बोलते हैं, मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं और जब शुरुआती दौर में मैं भी जब आज से 6 साल पहले मैं रिपोर्टिंग करता था, बिल्कुल आप ही की तरह करता था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज ने उसको उभारने की जगह ख़त्म करने का काम किया है। आपके साथ ऐसा नहीं है? होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के पास एक ही चीज़ है, तमाम सारे संसाधनों के अभाव के बाद इच्छा शक्ति मजबूत है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तकलीफ़ आती है, कभी कभी मन सोचने का विवश भी करता है कि यार जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग हमारे लिए खड़े नहीं हैं। आती है इस तरह की परिस्थितियाँ, लेकिन इच्छा शक्ति अगर मजबूत रखेंगे और एक तरफ अपनी लकीर साफ साफ खींच करके रखेंगे तो परेशानियां आती हैं, लेकिन सहयोग भी उसी बीच में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अच्छा, आप हर अपनी रिपोर्टिंग में डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, जबकि देखा जाए तो ओबीसी समाज इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज है और वही अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। देखिए, ये बात काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, उस समय मैं एक समाचार पत्र में सब एडिटर हुआ करता था। उस समय मैं कहता था कि यार अगर सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। उसी तरीके से मेरा एक सवाल ये है कि अगर सारे लोग पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में हैं तो फिर पाखंड अंधविश्वास कर कौन रहा है। तो इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो लोग कम से कम, चाहे वो बैकवर्ड के हों, चाहे वो एससी वर्ग से हों या किसी भी माइनॉरिटी से आते हों, जो लोग अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में और विज्ञान और संविधान के साथ में खड़े हुए हैं, वो कम से कम अपने जीवन में उन चीज़ों को पालन करें, लागू करें। क्योंकि लोग देखते हैं जब वो मंचों पर पहुँचते हैं, उनके हाथ में लाल धागा दिखता है। जब वो अपने उनके घरों में जाए जाते हैं तो तमाम तथाकथित 24 करोड़ में से 2-4 तस्वीरें दिख जाती हैं। तो जो वो बोलते हैं वो चीज़ें उनके घरों में जब नहीं दिखती तो लोगों का भरोसा टूटता है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि चाहे वंचित तबके के से आने वाले कोई भी लोग हों, अगर वो बोलें मंचों पे तो उसका पालन जरूर करें, तो बदलाव दिखेगा। पिछड़े वर्ग की बात है तो आप इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ है, मैं तो ज़्यादातर कहता हूँ, और फर्जी राष्ट्रवाद की अफीम खाए हुए मदमस्त है। इसलिए उसके घरों को लूटा जा रहा है, छला जा रहा है। हिस्सेदारी, भागीदारी, ये उसके लिए मुद्दा ही नहीं है। जब आपके लिए मुद्दा राम मंदिर रहेगा तो वो आपको मिल रहा है, घंटा बजाइए। कहीं ना कहीं 33 करोड़ की आपने बात की। 33 करोड़ पर सिर्फ एक डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इतनी भारी है कि 33 करोड़ को कोई हाथ नहीं लगाता और अम्बेडकर की मूर्तियाँ पूरे देश में तोड़ी जाती हैं। देखिए, मैं अपनी ही बात करता हूँ। जब तक समझदारी नहीं थी तब तक मैं खुद नहीं मानता था कि बाबा साहब हमारे हैं। जी बिल्कुल, आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ ये। लेकिन क्योंकि हम लोग उस तरह के समाजों से आते हैं जहाँ पर खाई को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। जब मैं ग्रेजुएशन में था उसके बाद दिल्ली पहुंचा, बाबा साहब को पढ़ा, कांसीराम साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ी, रामस्वरूप वर्मा जी के अर्जक संघों को समझा, जगदेव बाबू को समझा, तो ये बिरसा मुंडा, फूले, सबको यहीं से आकर के समझा। समझने के बाद समझ में आया कि यार ये तो हमारे हैं, इन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए काम किया। अभी आपको समझ में आया है, आप अपने भाइयों को कैसे समझाना चाहेंगे? मैं लगातार समझाता हूँ, आप देखते हैं, कोशिश भी करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव जा कर के अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो भी हमसे कोशिश हो सकती है, एक अपील ज़रूर मैं करना चाहता हूँ तमाम सारे मीडिया हाउसेस से, बहुजन समाज के लोगों से, कि हम लोग भोंपू बने, माउथ पब्लिसिटी करें। हम पान की दुकान पे खड़े हों, ट्रेन में बैठे हों, बस में बैठे हों, कहीं भी हमारे मन में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे जो दूसरा तबका है, जिसको हम दूसरा तबका कहते हैं, तथाकथित ये मानते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, जिस तरीके से वो भोंपू की तरह काम करता है, खुद का स्टार प्रचारक है, वैसे ही हम सब लोगों को अपना स्टार प्रचारक खुद बनना पड़ेगा और अपने हक की, हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी। एक दूसरे भाई को, जैसे आपने मेरा परिचय कराया तो लोग मुझे सुनेंगे कि यार कोई ठीक ठाक आदमी बोल रहा है, उसी तरीके से मुझे आपका परिचय कराना है। एक दूसरे को हमें इसी तरीके से आगे ले जाना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नीरज पटेल ने जो बातें कही हैं
आपको बड़े सही तरीके से सरल शब्दों में आपको समझ में आया होगा। इसी बीच में मैं चलता हूँ, आइए नीरज पटेल भाई के साथ में हमारे बीच में हमारी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले जी यहाँ पर आ चुकी हैं इस कार्यक्रम के लिए। मैडम स्वागत है आपका। जय भीम नौ होता है। जय भीम होता है। मैडम लगातार आप बहुजन मुद्दों पर बातें कर रही हैं और हमारे साथ आज दो पत्रकार आपको यहाँ पर घेर कर खड़े हैं, नीरज पटेल भाई और मनोज अंतानी जी। अभी 15 तारीख को आपने कार्यक्रम किया और वहाँ से आपने बहुत बड़ी दहाड़ लगाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए? आज बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज हम सब जिस कार्यक्रम में आए हैं, बहुजन समाज के हकमारी का जो आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम है, सेमिनार है, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम आयोजकों का, जो यहाँ सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को यहाँ एकजुट करके बहुजन समाज के हक, उनकी हिफाजत के लिए जो संविधान में व्यवस्था है, संविधान जो असुरक्षित है, इसको बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ संगठित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से अब हम बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो 2022 और 2024 के बाद हम नहीं बचा पाएंगे अपने अधिकार और संविधान को। आप बहराइच से एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित पार्टी से, हमारी राष्ट्रीय पार्टी से संसद तक पहुंची हैं। आपका जो राजनीति करने का मन था वो पूरा हो चुका था, आपको समाज सेवा करनी थी, फिर आपने राजनीतिक पार्टी का उदय क्यों किया? देखिए, हम बहुजन समाज की बात करते हैं जी, बहुजन मूल निवासियों के हक की बात करते हैं, हमें बहुजन समाज के अधिकार की बात करनी है तो हमको कोई न कोई पार्टी चाहिए जिससे खुली मंच पर हम अपनी बात को कह सकें। हमारी जो बहुजन समाज की दो पार्टी थी, एक बहुजन समाज पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी, वहाँ पर कहीं न कहीं आरएसएस से लोग घिरे हुए हैं, वहाँ पर भी खुल करके बहुजन की बात नहीं हो पा रही है। जिसके नाते आज मैंने जो पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के लिए जो मजबूर हुए हैं कि जो हमारे नेता हैं बहुजन समाज की जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेता बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके आगे नहीं आना चाहते हैं, बल्कि कहीं न कहीं निजी स्वार्थ समझ लीजिए या सीबीआई की जांच के भय से या अपने को बचने के लिए कहीं न कहीं वो भयभीत हैं। इसलिए जितने बहुजन समाज के जो खुलकर मुखर होकर के जो बोलने के लिए तैयार हैं, वो मंच पर उनको जगह नहीं मिल रही है बोलने के लिए। और हम सब तो बहुजन समाज के लिए सब कुछ समर्पित मैं कर चुकी हूँ। नीरज भाई, आप मैडम की बात से बिल्कुल काफ़ी हद तक सहमत हुआ जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, परिस्थितियां आप खुद देख रहे हैं। इन परिस्थितियों के बाद भी क्या मजबूरी है कि आप सीधे टकराहट नहीं मोल लेना चाहते। आप सीधे सीधे, मैं तो कहता हूं कि आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। कार्यकर्ता को निकाल रहे हैं। नहीं, आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप मंडल के साथ हैं कि कमंडल के साथ हैं। दोनों तरफ की नावों पे सवारी नहीं हो सकती, क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ इस बात से कि जो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, इसी वजह से हमारी, आपकी या सभी लोगों की इस तरह से दशा है कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि यार कब ना हमारी गिरफ्तारी हो जाए, कब हमारी बोलने पर अंकुश न लग जाए, कब हमारी लेखनी पर पाबंदी न लग जाए। वो इन्हीं सब लोगों की देन है। तो आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? देखिए, हम बहुजन समाज की बात करते हैं जी। हमारे महापुरुष बहुजन समाज की हक के लिए अपने को सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। बहुजन समाज हमारा सुरक्षित रहा, संविधान हमारा सुरक्षित रहा। काशीराम बहुजन समाज पार्टी आपने बनाई है, काशीराम जी सख्त खिलाफ थे, वो सिर्फ बहुजन समाज की परिकल्पना करते थे, आप उसी पर टिकी रहेंगी? मैं कांशीराम साहब जी की अनुयायी हूँ और कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चल रही हूँ। कांशीराम साहब का विचारधारा रुक गया था और कांशीराम साहब जी की विचारधारा को लेकर मैं चली हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से मैंने पार्टी बनाई है और कांशीराम साहब जी जो सोचते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, उनका जो उन्होंने राह और रास्ता बनाया था, वही राह और रास्ता हमारा होगा। मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप से उन्हीं मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा पर ही मैं चलूंगी। तो 2022 के लिए कमर कस लिए? बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। 2022 बीजेपी को रोकने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को रोकने के लिए या मायावती की वोट काटने के लिए? मैं बहुजन समाज को बचाने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हमको 2022 का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि हर कीमत पर 2022 में बीजेपी को यही बात चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं। 2022 में भारत मुक्ति पार्टी भी यही बात कह रही है। 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए सारे बहुजन समाज के जितने नेता हैं, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में?
पूरे उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में अगर बहुजन समाज की बात करते हैं और बहुजन समाज का हिफाजत चाहिए, संविधान की हिफाजत चाहिए, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। अपना ईगो ख़त्म करके सब कुछ बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए अब एकजुट हो जाना चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि बहुजन समाज की हिफाजत और संविधान के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। यादव साहब कैसे देखते हैं मैडम के, आप इस समय जो मैडम ने भी बात कही है? मैडम ने काफ़ी हद तक अच्छी बातें की है जो पूरे बहुसंख्यक समाज के हितकर है और उसी से बहुसंख्यक समाज का सब कुछ पूरा हो सकता है जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। खासकर देखा जाए तो आज बहुसंख्यक जो लीडरशिप है, जो बहुजन लीडरशिप है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, जितने भी इस तरीके के लीडरशिप है वो हमारी जो मेन लीडरशिप थी आज वो मनुवादी सामंतवादियों से घिर चुकी है, वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। तो ये है जो बहुसंख्यक तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, युवा है, वो बहुत इन सब चीज़ों को नज़दीकी से देख रहा है कि एक माफिया वही सांसद बनने के लिए तैयार होता है जो तमाम बहुसंख्यकों की हत्या कर चुका है, 50-50 अपराधी मुकदमे हैं, लेकिन मायावती, अखिलेश यादव वही सुल्तानपुर से सोनू मोनू सिंह को जो सांसद बनाना चाहती है। तो बहुसंख्यक समाज क्या करे ये सब जानना चाहता। अगर वही मायावती है जिसने राजा भैया को अंदर डाला था। एक मिनट बता रहा हूँ आपको, अगर बहुसंख्यक समाज से कोई बहन हमारी, कोई भाई हमारा अगर बाहर निकल के आता है तो मीडिया पूछती है कि क्या अखिलेश जी के वोट काटने आए हो, क्या मायावती के वोट काटने आए हो। ये उनसे क्यों नहीं पूछता कि जो हमारे बहुसंख्यक समाज का हत्यारा है, रेपिस्ट है, वो हमारे संसद विधायक कैसे हो सकता है, उनसे सवाल क्यों नहीं। अगर हमें इन्हें छोड़ना भी पड़ेगा तो बहुसंख्यक समाज छोड़ने के लिए तैयार है। बहुसंख्यक समाज अब गुलामी नहीं करेगा बहुसंख्यक समाज के नेताओं की। हम बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ललई, फूले अम्बेडकर के नाम पे काशीराम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इन नेताओं के पीछे चलने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। इसीलिए सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए बहुसंख्यक समाज के हजारों संगठन आज रोड पे आए हैं। नीरज पटेल से एक सवाल लेंगे, उसके बाद सीधा मैडम की तरफ लेंगे। मैडम 2 मिनट और लूँगा आपके। नीरज भाई, क्या लगता है 2022 में जिस तरीके से आप भी ज़मीनी स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासकर राजनीतिक रिपोर्टिंग भी आप कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन होगी? निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा अभी पूर्व सांसद महोदया ने कहा था, बड़ा सवाल इसलिए है कि एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही, उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सारे लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी रुक जाए, आपने खुद नाम लिया कि चंद्रशेखर रावल भी ऐसा कह रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भी ऐसा कह रहे हैं, अखिलेश भी उसी तरफ कर रहे हैं, तो सबका मकसद अगर एक है तो एक होकर के क्यों नहीं रोका जा सकता। और जैसे उन्होंने कहा कि ईगो की बात है, तो ईगो किसके अंदर होगा? जिसके पास इस समय सांसद विधायक ज़्यादा होंगे, तो उनको ईगो खत्म करने की ज़रूरत है, गले लगाने की ज़रूरत है। अगर समझ में आता है, अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि हमारे वोट काट सकते हैं, तो आप गले लगाने में क्या तकलीफ है आपको? बताइए तो सही। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जिसकी बात करते हैं आप, उनका आप देखिए काम करने का तरीका, वो सब कुछ ईगो खत्म करने को तैयार हैं। आप मूर्ति तो बोलिए, आप उदा देवी पासी के नाम पर उन्होंने नाम रखने को तैयार हैं, वो पीएससी का, वो आप किसी का मूर्ति लगवा लीजिए। आप नौकरी मत मांगिए, आप मूर्ति लगवा लीजिए, आप छुट्टी करवा लीजिए, उनके नाम पर कोई धर्मशाला का नाम रखवा लीजिए। केवल हिस्सेदारी आपको नहीं देंगे। अगर आपको वाजिब हिस्सेदारी चाहिए, अपनी हकमारी रोकना है, आरक्षण चाहिए, तो स्वाभाविक तौर पर सबको ईगो ख़त्म करके एक साथ आना पड़ेगा। 2022 का इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरी नज़र में कोई और नहीं। एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन ये है कि जब हम ये बात करते हैं तो बताया जाने लगता है कि ओबीसी केवल धर्म की तरफ देखता है। देखिए, हर किसी व्यक्ति को हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व चाहिए, पार्टियों के भीतर भी चाहिए। जैसे एक नाई समाज का व्यक्ति जब किसी मंच की तरफ देखता है तो टॉर्च लगा करके अपना व्यक्ति ढूंढता है, तो आपको उस व्यक्ति को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो उनके जो धार्मिक एजेंडे की काट हर वर्ग को हिस्सेदारी देने में ही छुपी हुई है, और 2022 में ऐसे ही वापस आया जा सकता है। चलिए, मैं सीधा सांसद महोदय की तरफ लेकर चलता हूँ। 2022 में खासकर उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, आज बहुजन समाज के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन नेताओं पर भरोसा किया, नेता उनके भरोसे पर खरा नहीं उतरे। दूध का जला बिल्ली भी दही हुई फूंक फूंक के पीती है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थिति है, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो जघन अपराध हो रहे हैं, हमारे नेता चुप हैं। और जो बहुजन समाज के लिए जो कानून है, चाहे अनुसूचित जात जनजाति के आरक्षण की बात हो, पिछड़ी जाति के आरक्षण की बात हो, कृषि कानून बिल हो, नागरिक बिल हो, तमाम इस तरीके से कानून जो बहुजन समाज के लिए आए, उस पर इन नेता चुप रहे। आखिर क्या कारण था? ये कहीं न कहीं
अपने को बचने के लिए ही कर रहे हैं। आज बहुजन समाज भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। आज वो समय का इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय उसी पर जनता भरोसा करेगी जो बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ बहुजन के हित की बात करेगा, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। बहुजन उसके साथ खड़ा होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे तमाम। मैं आज दिल्ली से आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ किस तरह से 2022 के अंदर बहुजनों को हुक्मरान बनाने की जो तैयारी चल रही है, किस तरह से समाज सेवियों के, राजनीतिज्ञों के, हमारे आम जनता के जो विचार हैं वो निकल कर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।